तो आज हमारा जो नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है इसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी को बनाया जाएगा। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करें तो कैसे करें, यह है हमारे सामने क्वेश्चन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। भाई कंपनी जो है तो बिजनेस ही, हाँ है ना, है तो बिजनेस। और बिजनेस शुरू करने का सबसे पहला स्टेप क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि सबसे पहले तो बिजनेस को करना है, तो कौन सा बिजनेस करें, सवाल ये है। यानी इसका मतलब कि हमें कोई ना कोई आइडिया जनरेट करना पड़ेगा और वो आइडिया हमें बताएगा कि हम आगे क्या करें। ये जो आइडिया है सबसे पहला स्टेप है। जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया आएगा वही इस कंपनी को बनाना चाहेगा, वही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहेगा। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब यह कि अगर कोई पर्सन है जिसके दिमाग में कोई आइडिया आया, इस आइडिया को एग्जीक्यूट भी कौन करेगा? यही करेगा। इस आइडिया के एग्जीक्यूशन के लिए उसे एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है कि मैं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बनाऊं। क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स है कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी लॉ की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि यहां पर यह पर्सन कंपनी खोलना चाहता है। ठीक बात है कि नहीं? इसने सोच लिया कि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करूंगा, इस बिजनेस को चलाऊंगा और इस बिजनेस के लिए मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसकी फॉर्म होगी कंपनी। अब कंपनी के लिए क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनीज एक्ट 1956 ये कहता है कि हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, इन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करो। तो ये जो आइडिया इस पर्सन के दिमाग में आया है, इसको पूरा करने के लिए कंपनी की फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंगली की जाएगी? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली की जाएगी। देखिए इस पूरे के पूरे बोर्ड पे फिलहाल कुछ नहीं है, इधर कुछ क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि नहीं? वो पहला स्टेप जो है कंपनी के लिए भी लेना पड़ेगा, लेकिन लेना है रूल्स के अकॉर्डिंगली। ये जो पर्सन है कंपनी, मैंने क्या वर्ड यूज किए? ये जो पर्सन है कंपनी अभी तक क्रिएटेड नहीं है। इस कंपनी को, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, लीगल पर्सन बोलते हैं, तो इसका मतलब इसे क्रिएट भी कैसे किया जाएगा? लीगली, बाय लॉ। तो ये किया जाएगा क्रिएशन बाय लॉ। ठीक है। अब ये जो पर्सन सबसे पहला है, अकेला तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। करेगा क्या? अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी जुटाएगा रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर इसे लगता है कि यार मुझे एक प्राइवेट कंपनी चलानी है, तो डेफिनेटली 2 लोग होंगे, और अगर पब्लिक कंपनी चलानी है तो कम से कम 7 लोगों को ढूंढेगा ये, ताकि ये जो 7 लोग हैं ये इसके साथ मिलकर सब्सक्राइबर्स बन पाए। सब्सक्राइबर्स यानी सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। इतने लोगों को ढूंढने के बाद
अब इसका काम शुरू होगा कि मुझे लोग भी मिल गए, आइडिया मेरे पास है, ये लोग मेंबर बनने के लिए भी तैयार हैं और पैसा लगाने के लिए भी तैयार हैं। मेंबर बनने के लिए भी तैयार है और पैसा लगाने के लिए भी तैयार है। अब कंपनी के फॉर्मेशन के लिए न सिर्फ इन मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, बल्कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स की भी जरूरत पड़ेगी। उन प्रोफेशनल्स को भी साथ में मिलाएगा, जैसे कि सीए, सीएस, एडवोकेट्स, इन लोगों को भी साथ में लेगा, क्योंकि सारी की सारी जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो पूरा कौन करेंगे? यही लोग तो करवाएंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो इसने आइडिया जनरेट किया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक फॉर्म देने की सोची, किस तरह की फॉर्मेशन बनाने का विचार बनाया। इसके बाद कंपनी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएशन बाय लॉ है, लॉ के द्वारा ही क्रिएट की जाएगी। और कंपनी लॉ की पहली रिक्वायरमेंट कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम 7 लोग होने चाहिए। इस पर्सन ने 7 लोगों को भी ढूंढा या 2 लोगों को ढूंढा। अब ये इस कंपनी को बनाएगा। कैसे बनाएगा? पूछेगा कि बताओ जी कौन कौन से मैं डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की इसे जरूरत है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उन डॉक्यूमेंट्स को भी अरेंज करेगा। ठीक बात है कि नहीं? इन सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेगा। अगर फॉर्म फिलअप करने हैं, किसके लिए? फॉर इनकॉर्पोरेशन, इन फॉर्म्स को भी ये फिलअप करेगा। उसी तरीके से कोई रिक्वायर्ड फी है तो उस फी की भी पेमेंट करेगा। ठीक बात है कि नहीं? यानी कंपनीज एक्ट के द्वारा दी गई सारी की सारी फॉर्मेलिटीज इसे पूरी करनी है। ठीक है, जरा जल्दी से नोट करिए, ये पोर्शन जल्दी नोट करिए, आगे लिखना है काफी। ये आइडिया कैसा आया होगा? इसे आइडिया ऑफ बिजनेस आया होगा, ध्यान रखिएगा। बिजनेस का ही आइडिया लेके दिमाग में चला है ये पर्सन। जिस पर्सन को ये आइडिया आया, जिसने सब लोग इकट्ठे किए, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी की, ठीक है जी, इसके बाद कैपिटल को भी रेज करेगा, कैपिटल भी रेज करेगा, जितने तरह की कैपिटल चाहिए होगी वो कैपिटल भी रेज करेगा, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू करे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू करे, डिबेंचर्स के थ्रू करे, या पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू करे। पब्लिक डिपॉजिट्स इमीडिएटली तो नहीं आते, बट कैपिटल अरेंज करेगा ये। यानी इस कंपनीज एक्ट के द्वारा बताए गए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को करने के बाद अगला स्टेप क्या लेगा? कैपिटल को रेज करने का। कैपिटल इसके पास आ जाएगी, बिजनेस शुरू हो जाएगा।
तो अब जरा ध्यान से समझते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर में इसने किया क्या। इसने कंपनी को प्रमोट कर दिया, इसने कंपनी को प्रमोट कर दिया। उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, आज इसने उसकी एग्जिस्टेंस को पैदा कर दिया। ठीक बात है कि नहीं? तो जहां पर ये पर्सन ये काम प्रमोशन का कर रहा है, हम इसको नाम देंगे प्रमोटर। क्या नाम देंगे? प्रमोटर। जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही बंदे के दिमाग में ये बात आई हो, जरूरी तो नहीं है कि बस इसी के दिमाग में बात आई हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये 7 के 7 लोग थे और 7 के 7 क्या हो? प्रमोटर हो। ठीक बात है कि नहीं? तो जितने लोग बिजनेस में शुरुआत करेंगे, इस कंपनी को उसकी एग्जिस्टेंस में लाने की मदद करेंगे, ये सब लोग क्या हैं? प्रमोटर हैं। इज इट क्लियर? तो हम अब बात करेंगे सबसे पहले अच्छी तरह से प्रमोटर के बारे में। ठीक है? प्रमोटर के बारे में हमने बात करनी है कि ये सब काम कैसे कैसे करेगा, इन सब कामों में इस प्रमोटर की जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसकी लायबिलिटी क्या होगी, इसके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी। ठीक बात है कि नहीं? ये सबने नोट कर लिया? चले आगे। तो प्रमोटर की अगर मैं बात कहूं कि जी प्रमोटर कंपनीज एक्ट इसके बारे में क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट ने प्रमोटर की डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी। प्रमोटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, डेफिनेशन के रूप में कोई बात नहीं कही गई। लेकिन क्योंकि जुडिशियल डिसीजंस बहुत सारे हुए हैं, इसीलिए प्रमोटर की डेफिनेशन लॉ में ना दी गई तो जुडिशियल डिसीजंस में दे दी गई। कई लोगों ने इस प्रमोटर के बारे में अपनी बातें कही कि कैसा इंसान है ये। ठीक है जी? सारी बातें छोड़ के जरा सीधा पेज नंबर 26 के सी पॉइंट पर आइए। 3.2 प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का सी पॉइंट पढ़िए। हम सीधा बात करेंगे प्रमोटर की। मीनिंग ऑफ प्रमोटर लिखा है, द टर्म प्रमोटर इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द एक्ट। इट इज अ टर्म ऑफ बिजनेस एंड नॉट ऑफ लॉ। Promoter means a person who originates an idea of forming a company. ठीक बात है कि नहीं? And actually brings into existence. यानी सिर्फ वो नहीं जिसने सोच लिया, सोचने के बाद वो उसको एग्जिस्टेंस में भी लेकर आया। ठीक बात है कि नहीं? वो उस पर्सन, ये जो वो पर्सन है, एग्जिस्टेंस में भी लेकर आया। He takes all effective steps to incorporate it. यानी कंपनी को रजिस्टर करवाने के सारे रिक्वायर्ड स्टेप्स भी इसने लिए। पर्सन्स असिस्टिंग द प्रमोटर्स बाय एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। कौन है ये? सीए, सीएस, एडवोकेट्स, ये सब लोग कौन है? प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम जो कर रहे हैं। क्या ये भी प्रमोटर कहलाएंगे? अब सवाल ये आता है कि भाई बिजनेस को शुरू करना है, आइडिया जनरेट तो कर दिया, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सॉरी एडवोकेट, ये सब मदद कर रहे हैं। क्या ये भी प्रमोटर कहलाएंगे? भाई प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपने हेल्प कर दी, साइन कर दिए, कहीं स्टैंपिंग कर दी या रजिस्ट्रेशन कराने में हेल्प करी ना। प्रमोशन का असली मकसद क्या है? प्रमोशन का असली मकसद है कि उस कंपनी को उसकी एग्जिस्टेंस में लाकर चलाने में हेल्प करना। मान लिया जाए कि यही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी हेल्प कर रहा है, वो सारे लोगों को कह रहा है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये कंपनी हम बना रहे हैं, इसमें इसके आप शेयर्स लो, पैसा इन्वेस्ट करो, आपको आने वाले समय में फायदा होगा। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक प्रमोटर की एक्टिविटी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसकी शेयर कैपिटल को रेज करने में मदद करी, लोगों से इसके बारे में बखान किया कि हाँ जी ये कंपनी बहुत बढ़िया चलेगी, ऐसे ऐसे काम होगा, तो इसका मतलब ये एक प्रमोटर है। लेकिन अगर ये सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम करके चला जाता है, ही विल नॉट बी रिगार्डेड एज प्रमोटर। इज इट क्लियर? चले आगे, आइए पढ़े इसे। पर्सन्स असिस्टिंग द प्रमोटर्स बाय एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी are not promoters. However, if he goes further than this, like introducing his clients to a person who may be interested in purchasing the shares in the proposed company, then he would be regarded as a promoter.
बात समझ आ गई सबको? चलिए आगे चले, आगे की बजाय थोड़ा पीछे चलते हैं। पहले बिल्कुल बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन की 4 स्टेजेस दी गई हैं। 3.1 लिखा है कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड व्हेन इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सब जानते हैं इस बात को, जरा फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड को अंडरलाइन कर लो। अब ये फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? गिवन प्रोसीजर से, जैसा प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दिया गया है उस प्रोसीजर से हम इसे क्या करा लेंगे? रजिस्टर करा लेंगे। 4 तरह की स्टेजेस बताई गई प्रमोशन की। पहले प्रमोशन होगा, प्रमोशन करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा लिया जाएगा। यानी उसको जब रजिस्टर करा दिया गया, उसका नाम कंपनीज में आ गया कि हां जी ये भी एक नई कंपनी फॉर्म हो गई, और जैसे ही ये नाम आ गया सेकंड स्टेज हमारी पूरी हो गई। कैपिटल रेज करनी है, बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं, तो पैसा लाए कहां से? पब्लिक में प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, पैसा आएगा, रेज करनी पड़ेगी कैपिटल, और लास्ट में हम अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। इज इट क्लियर? ये 4 स्टेजेस में हमने पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ना है। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी से शुरुआत करेंगे। स्टेज 1, द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स प्रमोशन। यानी प्रमोशन जो है सबसे पहला स्टेप है हमारा। When an idea is generated by certain persons known as promoters to carry on some business, they come together and form a company. These persons promote the company. अब ये प्रमोशन का मतलब क्या है? Promotion means all those initial steps which are required to bring a company into existence. यानी कंपनी को उसकी पोजीशन में लाने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो स्टेप्स दिए गए वो सब क्या है? प्रमोशन है वो। इट रेफर्स टू ऑल दोज प्रीलिमिनरी स्टेप्स विच आर टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ हैविंग एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग द कंपनी। यानी उस समय से लेकर जहां से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया, तब से लेकर टिल द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी जब तक की बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं हो जाता, ये सारा पोर्शन प्रमोशन कहलाता है। इज इट क्लियर? 4 स्टेप जो है, पहला क्या है? जनरेट कर दिया आइडिया, रजिस्ट्रेशन कराया, फ्लोटेशन यानी रेजिंग ऑफ कैपिटल, और अरेंजिंग फाइनेंस टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द कंपनी। फिर एंड में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले लिया। ये प्राइवेट कंपनी को करना पड़ेगा या पब्लिक कंपनी को करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने की जरूरत होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेने की जरूरत नहीं होती। वही नोट लिखा है, 4th स्टेप इज नेसेसरी टू बी टेकन ओनली बाय अ कंपनी विच इज पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट अदर कंपनीज, वेयर एज फर्स्ट 3 स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय ऑल द कंपनीज। ठीक है जी। तो प्रमोटर की डेफिनेशन जो है मिस्टर पामर ने दी थी, PALMER इनका नाम है। पेज नंबर 27 पर आ जाइए, जरा एक बार डेफिनेशन पढ़िए। इस डेफिनेशन में अंडरलाइन आपने करना है, कम से कम अंडरलाइन करना है, और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कम से कम अंडरलाइन करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा। ओके, सबसे पहले लिखा है अ पर्सन हु ओरिजिनेट्स अ स्कीम। मेरे ख्याल से ओरिजिनेट्स अ स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी हैज द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स
प्रिपेयर्ड, एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड। ये तो सारी की सारी लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को करना भी क्या है, प्रिपेयर भी करवाना है, एग्जीक्यूट करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन भी कराना है उसका। फाइंड द फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर्स को ढूंढेगा कि कौन इस कंपनी की शुरुआत करेगा। फिर सेटल्स द टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। प्रीलिमिनरी यानी बिजनेस के शुरू होने से पहले किए गए खर्चे। अकाउंट्स में आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ा होगा, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में शो किया जाता है, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं उसे, याद है कि नहीं? ये वो खर्चा है जो बिजनेस के शुरू होने से पहले किया गया। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ किया जाता है, इसीलिए इसे धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। तो इसका मतलब कि ये वो खर्चा है जो बिजनेस को शुरू करने में हेल्प करेगा। तो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो हैं उसी से रिलेटेड है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोस्पेक्टस भी बनाएगा एंड मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सर्कुलेटिंग द प्रोस्पेक्टस एंड प्लेसिंग द कैपिटल इज अ प्रमोटर। यानी एक तरह से सारे के सारे फंक्शंस को उठाया मिस्टर पामर ने और स्टेप वाइज लिख दिया, जो उसके फंक्शन है वही उसकी डेफिनेशन बन गए। द स्टेटस ऑफ अ प्रमोटर इज टर्मिनेटेड। इसको जरा ब्रैकेट में डाल दीजिए। स्टेटस ऑफ अ प्रमोटर इज टर्मिनेटेड व्हेन द बीओडी, कैपिटल में कर लीजिए इसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज बीन फॉर्म्ड एंड स्टार्ट्स गवर्निंग द कंपनी। जरा सोचिए कि जब तक कंपनी नहीं थी या कंपनी बन गई तब तक उसके कर्ता धर्ता कौन है? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स ने एक बार कंपनी को क्रिएट कर दिया, क्रिएट करने के बाद सब जानते हैं इनको चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स। क्रिएट करने के बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फॉर्म कर दिया गया, अब प्रोमोटर का काम खत्म हो गया इस लेवल पे। वर्क ऑफ प्रोमोटर इज फिनिश्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फॉर्मेशन के साथ साथ ही क्या हो जाता है? इसका काम खत्म। क्यों? क्योंकि अब सारी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो जितनी भी एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है? अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। प्रोमोटर को फायदा क्या हुआ? ठीक बात है जी, कंपनी को इसने प्रमोट किया, फायदा क्या हुआ? एक्चुअली यही लोग बाद में जाके डायरेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? यही पर्सन जो है बाद में जाके डायरेक्टर्स भी बन जाते हैं, और अगर डायरेक्टर नहीं भी बनते तो कम से कम ऐसी पोजीशन में रहते हैं कि कंपनी में कुछ ना कुछ कंट्रोल रहे इनका। ठीक है कि नहीं? तो प्रमोटर का और कंपनी का रिलेशन क्या है? कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? आइडिया से शुरू हुआ और जब कंपनी को एग्जिस्टेंस में ले आए उसके बाद इसका काम पूरा खत्म हो गया। आइए पढ़े। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रमोटर एंड द कंपनी बिगिंस फ्रॉम द डे द वर्क ऑफ फ्लोटिंग द कंपनी स्टार्ट्स। कंपनी को फ्लोट करने का काम जब शुरू होता है, और खत्म कब हो जाता है? जब ये सारा का सारा काम किसके हाथों में सौंप देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंप देता है। एंड कंटिन्यूज अप टू द टाइम द डायरेक्टर्स टेक इनटू देयर हैंड्स व्हाट रिमेन्स टू बी डन इन द वे ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। इज इट क्लियर?
तो यहां से शुरू होकर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में कमान सौंप दी तो अब प्रमोटर का काम पूरा खत्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि प्रमोटर और कंपनी की रिलेशनशिप कैसी है। आज कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है, ठीक बात है कि नहीं। आज ये कंपनी भी फॉर्मेशन में आने के बाद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो अब सोचना यह है कि इस कंपनी की और प्रमोटर की रिलेशनशिप कैसी है। देखो, लोग कहेंगे कि जी कंपनी का एजेंट है, ये तो कंपनी के एजेंट की तरह काम करता है क्योंकि कंपनी के लिए ही काम किया, हाँ या ना। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई एजेंट कैसे हो सकता है। जब इसने कंपनी के लिए काम शुरू किया तब कंपनी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो एजेंसी बनाने के लिए, किसी को एजेंट बनाने के लिए प्रिंसिपल का होना तो जरूरी है ना। जिसको आप प्रिंसिपल बोल रहे हो वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, इसीलिए प्रमोटर कभी भी कंपनी का एजेंट नहीं होता। दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे जी ट्रस्टी है, कंपनी इतना बड़ा काम करवा रही है इससे, तो इतनी बड़ी ट्रस्ट होगी, इतना विश्वास होगा तभी तो करवाया है काम। फिर सवाल आता है कि अगर ट्रस्ट क्रिएट करनी हो तो क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट का भी तो होना जरूरी है। अगर आप इसे ट्रस्टी बोलते हो तो कंपनी ने क्या इसे ट्रस्टी बनाया है? क्या कंपनी क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट है? नो। इसीलिए प्रमोटर ना तो ट्रस्टी है और ना ही कंपनी का एजेंट। आइए पढ़े। दे आर नाइदर द एजेंट्स नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। लेकिन एक बात तो तय है ना कि प्रमोटर जो भी करेगा कंपनी के भलाई के लिए करेगा, ठीक बात है कि नहीं। अब कंपनी अगर फॉर्मेशन हो भी गई है, कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो भी गया, इन दोनों की रिलेशनशिप ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वाली है। कैसी कॉन्फिडेंस की? ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप, जिसे हम कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। यानी प्रमोटर जो भी काम करेगा वो किसके फायदे के लिए होगा? कंपनी के फायदे के लिए होगा, ठीक बात है कि नहीं। आइए पढ़े। द प्रमोटर स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशन ऑफ द कंपनी दे प्रमोट एंड टू दोज पर्सन्स whom they induce to become shareholders in it। ठीक बात है कि नहीं। यानी जिन लोगों को वो इंड्यूस कर रहे हैं, जी आप इसमें आओ, पैसा लगाओ, मेरे साथ आप भी इस कंपनी को प्रमोट करो, या आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, शेयर होल्डर बन जाओ। ये प्रमोटर ही तो इकट्ठा करेंगे लोगों को। उन लोगों के प्रति भी इसकी कैसी रिलेशनशिप है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की, ठीक बात है कि नहीं। लोग इस पर्सन पर विश्वास करते हैं तभी तो पैसा लगाया, ठीक बात है कि नहीं। इसीलिए ये कैसी है रिलेशनशिप? फिड्यूशियरी। और ये लाइन एज इट इज बताई गई थी एरलैंगर वर्सेस न्यू सोम्ब्रेरो फॉस्फेट कंपनी के केस में, ठीक है जी। तो वहां पर बताया गया था प्रमोटर की कंपनी से रिलेशनशिप के बारे में। इज इट क्लियर? अब कंपनी को जब प्रमोट कर रहा है, देखिए ध्यान से, प्रमोटर ने कंपनी को प्रमोट करते वक्त बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। ये एक प्रमोटर था, इसने इन 7 नंबर को बनाने के लिए, कम से कम 7 को बुलाने के लिए लोगों को जब ढूंढना शुरू किया तो 9 लोग इसके साथ आ गए। इन सब लोगों ने इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की। सब लोगों ने क्या किया? इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की। प्रमोटर क्योंकि सारे के सारे काम में इन्वॉल्व है, यही प्रमोटर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेगा कि नहीं करेगा? ये प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर रहा है। पैसा कहां से आने वाला है? यहां से। अब जरा सोचिए, कंपनी क्रिएट तो नहीं हुई अभी तक, शुरुआत ही है।
क्रिएट नहीं हुई तो भैया इशू ऑफ शेयर्स किया ही नहीं। बात ठीक है कि नहीं? जब इशू ऑफ शेयर्स नहीं किया तो कंपनी में पैसा कहां से आया? कंपनी में तो पैसा आया नहीं। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए, प्रोफेशनल्स को साथ में लाने के लिए, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? भाई कंपनी के पास अगर पैसा आता है तो कब आता है? शेयर्स इशू होने के बाद आता है पैसा। कंपनी अभी है नहीं तो पैसा कहां से आएगा? और इन सब कामों को करने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो पैसा आएगा कहां से? या तो ये प्रमोटर खुद पैसा लगाएगा, ठीक बात है कि नहीं? इतनी सारी भागदौड़ होगी, आना जाना होगा, खर्चा तो है। या फिर इसके साथ जिन लोगों को इसने इकट्ठा किया है ये पैसा लगाएंगे। बात ठीक है? प्रमोटर ने कहा जी जो मैंने प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किए थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरा 5 लाख रुपया खर्च हो गया, मैंने पैसा अपनी जेब से दिया है। इस पर्सन ने इसमें कम से कम 2 लाख रुपए के फेक बिल्स डाले, यानी एक्चुअल खर्चा था 3 लाख रुपए और दिखाया कितना इसने? 5 लाख रुपए। एक तरह से देखा जाए तो जिन लोगों ने इस प्रमोटर के ट्रस्ट पर यहां पर इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, इसने उस ट्रस्ट को तोड़ा या नहीं तोड़ा? 2 लाख रुपए का सीक्रेट प्रॉफिट अपनी जेब में डाल दिया। जो खर्चा हुआ नहीं उसका भी खर्चा क्लेम कर रहा है। तो क्या ड्यूटी होती है एक प्रमोटर की? कि वो कभी भी इस तरह का सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए। ठीक बात है कि नहीं? और प्रमोटर का सीक्रेट प्रॉफिट बनेगा कैसे? क्योंकि शुरू में खर्चा ही खर्चा होना है और खर्चे को ज्यादा दिखाएगा और बाद में क्या कहेगा कि मुझे ये खर्चा वापस करो। कब? जब ये कंपनी शेयर इश्यू कर देगी, पैसा आ जाएगा तो उनमें से अपना पैसा निकलवाएगा, लाओ जी ये पैसा तो मैंने कंपनी के लिए खर्च किया था, मुझे दे दो। बात ठीक है कि नहीं? तो इसी तरह की बहुत सारी ड्यूटीज है प्रमोटर की कि इस तरह का कभी भी सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए। राइट? आइए पढ़े ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। सबसे पहला पॉइंट ही पढ़ेंगे, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स। एक केस था ग्लुकस्टेन वर्सेस बार्न्स, उसमें सारी की सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से अगर एक प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट कमा भी लिया तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि कंपनी के फॉर्म होने के बाद ये सीक्रेट प्रॉफिट वापस कंपनी को रिटर्न करे। अगर पता लग गया कि ये सीक्रेट प्रॉफिट इसने अर्न किया है तो कंपनी को ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। मान लिया जाए इसकी 2 लाख की कहानी बाद में एक शेयर होल्डर को पता लग गई, कंपनी फॉर्म हो चुकी है। अब ये क्या करेगा? प्रमोटर के खिलाफ केस दायर करेगा कंपनी के नाम से कि इस प्रमोटर ने कंपनी को बनाते वक्त 2 लाख रुपए का सीक्रेट प्रॉफिट कमाया था। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये सारा का सारा 2 लाख रुपया किसको वापस करे? कंपनी को वापस करे। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात सबको? रिकवर करे, बिल्कुल ठीक बात है। प्रमोटर किस लिए खर्चा कर रहा है? कंपनी के लिए कर रहा है। जितना वो खर्चा करेगा वो सारा कंपनी से क्लेम करेगा। ठीक बात है कि नहीं? अभी और भी बातें आएंगी कि इससे पहले किए गए प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी कंपनी लायबल है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी के लिए करेगा ना। बाद में कंपनी ये थोड़ी कहेगी कि आपने कैसे कर लिया ये कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंपनी बनने के बाद 1% का इंटरेस्ट तो बचा नहीं, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आ गया। अगर वो पर्टिकुलर काम या कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मेल नहीं खाता, यानी ये खर्चा किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया गया जो कंपनी के लिए जरूरी था ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी मना कर सकती है। उसके लिए फिर जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। ये हम आने वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे, इसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जरा ड्यूटीज पढ़ते हैं। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स।
अ प्रमोटर इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी प्रॉफिट्स और गेटिंग एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी। वैसे कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, अपने काम की फी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितनी फी ले रहे हो, जितना प्रॉफिट कमा रहे हो हमें बता दो। ठीक बात है कि नहीं? कंपनी कहती है आप लो, आपने एक तरह से सर्विसेज दी है हमें, आप उसका पैसा लो। कई बार इन सर्विसेज के लिए कंपनी इसको फ्री में शेयर्स भी इशू कर देती है। ठीक है जी, कि आपने फी आपकी कितनी बनती है, 5 लाख रुपए, लो 5 लाख रुपए के हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। ठीक बात है कि नहीं? कोई मनाही नहीं है, लेकिन सीक्रेट नहीं होना चाहिए। हमें बता दो क्या खर्चा किया आपने, वैलिड होगा तो हम देंगे। आगे चलते हैं। However, a promoter cannot make directly or indirectly any secret profits without the company's knowledge or its consent. यानी कंपनी के कंसेंट और नॉलेज के बिना ये पैसा नहीं ले सकता। Where a promoter made some secret profits, he will have to give an account of it to the company. अगर आपने 2 लाख रुपए सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है फेक बिल्स देके, तो ये सीक्रेट प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, वापस कंपनी को देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मटेरियल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। मटेरियल का मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मटेरियल फैक्ट्स थे, वो सारे के सारे फैक्ट इसे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। किसे? कंपनी को। कंपनी के डिस्क्लोज होने से पहले कितनी सारी बातें हुई हैं, उन सारी की सारी बातों का एक रिटर्न में किसको बताना पड़ेगा, कंपनी को। कोई फैक्ट ये प्रमोटर छुपाएगा नहीं, तो सारे के सारे डिस्क्लोजर इसे करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? आइए पढ़े। लिखा, द प्रमोटर शुड मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स relating to the formation of the company. They should disclose all the facts relating to property which they want to sell to the company. Which they want to sell to the company. अब बड़े ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए कि इस कंपनी को शुरू करने के लिए एक प्लेस की जरूरत थी, जगह चाहिए थी। जगह चाहिए, कंपनी के फॉर्म होने के बाद इसने क्या किया, प्रमोटर ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेच दी और कंपनी से उतना पैसा निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वाकई कोई चीज बेचना चाहते हो तो डिस्क्लोज कर दो कि आपने प्रॉपर्टी इतने की बेची है हमें। अगर आप इसको डिस्क्लोज नहीं करते तो यह माना जाएगा कि यह आपने गलत काम किया है। ऑफिस खोलने के लिए जगह चाहिए थी, इसने कहा जी मेरा एक ऑफिस पड़ा है, वो हम कंपनी में यूज कर लेंगे। अगर ऐसा किया है, परचेज किया गया कुछ कंपनी के नाम पे, तो बताना पड़ेगा कि ऑफिस कहां से परचेज किया। ये बताएगा कि हाँ जी वो मेरा ही ऑफिस था, मैंने ही पहले कंपनी के नाम पे कर दिया, उसे बेच दिया। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। So they should disclose all the facts relating to the property which they want to sell to the company. They should also disclose their interest in such property. यानी अगर उसमें कुछ फायदा कमाया है तो जरा बता दो कितना प्रॉफिट आपने उसमें कमाया है। The disclosure can be made in any one of the following ways. कैसे? To independent and competent board of director. किसको बताओगे आप? इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप बता दो कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेची है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही लोग डिसाइड करेंगे ना कंपनी के बिहाफ पे कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सही समय पर सही प्राइस पे बेची या नहीं, ये प्रॉपर्टी कंपनी के लिए जरूरी थी या नहीं। बाद में अगर वो बोले कि इस प्रॉपर्टी की तो जरूरत ही नहीं थी, आपने किस बेस पर यह प्रॉपर्टी कंपनी को बेची है, तो उस केस में प्रमोटर की प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी और पैसा नहीं दिया जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा तरीका, पहला था कि इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दीजिए बात। अगली बात कि टू द होल बॉडी ऑफ पर्संस हु आर इनवाइटेड टू बिकम शेयर होल्डर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, यानी जितने लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो
जो भी हमारे यहां पर शेयर होल्डर बनेंगे सबको बताना पड़ेगा आपको कि ये पैसा बिगिनिंग में ही ये पैसा इस ऑफिस के लिए यूज किया गया। जरा बताओ एक बात कि मैंने तुम्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में बताया था कि नहीं? पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग मैंडेटरी है। उस स्टैट्यूटरी मीटिंग में भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो जाती है उससे पहले उस रिपोर्ट में बात मेंशन की जाएगी कि ये जो पैसा आया उसका यूज इस प्रॉपर्टी को भी खरीदने में किया गया। सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे इन द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी एंड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कहां कहां पर? आर्टिकल्स में, प्रॉस्पेक्टस में, और जितने लोग हमारे शेयर होल्डर बनने में इंटरेस्टेड हैं उन सबको, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो हमारी बात चल रही है कि अगर प्रमोटर ने कोई प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें एक सेल ऑफ ऑफिस कर दी, सेल ऑफ ऑफिस टू कंपनी। अब इस डिसीजन को या तो कंपनी अफर्म कर देगी, ठीक बात है कि नहीं, कि कोई बात नहीं थी, इस ऑफिस की हमारे लिए जरूरत थी, अच्छा किया आपने ऑफिस फर्म को दे दिया, कंपनी को दे दिया। और दूसरा केस ये हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर सेल ऑफ ऑफिस को जो कंपनी को किया गया है ये कंपनी अफर्म ना करे। दोनों बातें हो सकती है कि नहीं? अगर अफर्म नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया, रिसाइंड कर दिया गया, ठीक बात है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया गया। और अगर रिसाइंड हो गया, रिसाइंड होने के बाद क्या होगा? रिसाइंड होने के बाद हम कहेंगे कि अब जो है आप हमसे इस ऑफिस का पैसा रिकवर नहीं कर सकते, अपना ऑफिस अपने पास रखो, ठीक बात है कि नहीं? उसी तरह से अगर कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट जहां पर उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया हो, उसके लिए क्या करेंगे? पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया, बताओ कंपनी क्या करे? प्रॉफिट को वापस ले ले। यानी अफर्म ना करने की सूरत में क्या किया जाएगा? रिकवरी ऑफ, क्या कर दिया जाए? रिकवरी ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट्स, सीक्रेट प्रॉफिट्स को रिकवर कर लिया जाए। अब क्योंकि फिड्यूशियरी रिलेशन थी, इस प्रमोटर पर ट्रस्ट था और इसने इस ट्रस्ट को तोड़ दिया, इस ट्रस्ट को तोड़ने के लिए भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। किसके अगेंस्ट? प्रमोटर के अगेंस्ट केस फाइल करो और कंपनसेशन क्लेम करो। यानी तीसरा केस क्या है? सू प्रमोटर्स फॉर कंपनसेशन। किस चीज के लिए? फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट को तोड़ने के लिए आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दोगे। डैमेज क्या होगा? नुकसान। किसी भी तरह का नुकसान है, वो डैमेज जो है कंपनी के पास से पैसा अगर चला गया या ट्रस्ट तोड़ा तो केस फाइल करो उसके अगेंस्ट। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये प्रमोटर की हमारी ड्यूटीज को बता देता है। अब ड्यूटीज हमारी दोनों तरह की आ गई, पढ़ ली हमने, रेमेडीज भी हमने पढ़ ली। ये सब क्या है?
रेमेडीज कि अगर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म नहीं करती है तो क्या होगा, कर दिया तो बहुत सी बात है, वैलिड है, नहीं करती तो कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी के पास रेमेडीज क्या है, ये हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे कि अगर इसने सारे काम सही किए तो क्या मिलेगा, इसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, वो कैश भी मिल सकती है और कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर भी मिल सकते हैं। आइए पढ़े, रेम्यूनरेशन टू प्रोमोटर्स। लिखे द प्रोमोटर्स कैन नॉट क्लेम एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम। वैसे कोई इसके लिए रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी जब तक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना कर लिया जाए। यानी शुरू में ही कह देगा कि मैंने कंपनी के लिए इतना पैसा खर्च किया है, ये पैसा मुझे चाहिए और इतना टाइम लगाया है, तो सारे के सारे जो प्रमोटर्स हैं या सारे के सारे जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे ये वादा करते हैं कि कंपनी से मुझे वो सारा का सारा खर्चा रीइंबर्स कराएंगे और मेरी सर्विसेज का भी मेरा पैसा देंगे। अब आप सोचेंगे जी पर्सन तो है नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब कंपनी एग्जिस्ट करती होगी। कंपनी को बनाने के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि कंपनी अब इसके किए गए सारे काम के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। इज इट क्लियर? यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इसके बाद होगा, पहले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, रिकवर एक्सपेंसेस। इसकी बात हम कर चुके हैं, जो भी खर्चा इसने किया है वो रिकवरी होगी और अपने काम की रेम्यूनरेशन लेगा। जरा अगली लाइन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है इवन वेयर द आर्टिकल प्रोवाइड दैट द कंपनी शैल पे रेम्यूनरेशन टू द प्रोमोटर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन सच अ प्रोविजन इज नॉट बाइंडिंग। यानी जरूरी नहीं है कि कंपनी ये पैसा दे ही दे, कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा ऐसी जरूरी बात नहीं है। बाद में कंपनी बाद में बनी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बाद में हुआ तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा। अगर पहले ही इसने कह दिया कि हम ये मैं पैसा रिकवर करूंगा, जेन्युइनली अगर सारे के सारे शेयर होल्डर राजी हो गए तो ये पैसा दिया जाएगा, अदरवाइज कंपनी बाइंडिंग नहीं होती, कंपनी बाइंड नहीं होती इस काम के लिए कि इसे रेम्यूनरेशन हम देंगे ही देंगे। इज इट क्लियर? अब चलते हैं आगे, रेम्यूनरेशन दें कैसे, मोड क्या होगा। जो भी मोड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैश हो चाहे शेयर्स हो, लेकिन शर्त क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। प्रोस्पेक्टस नहीं क्यों? क्योंकि जो नए शेयर होल्डर हैं वो तो उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेंगे ना कि प्रमोटर को कितना पैसा दिया जा रहा है। हमारा पैसा मैंने दिया, मैं शेयर होल्डर हूं, ये पैसा कंपनी के पास जाते ही एक खर्चा हो गया, कहां चला गया पैसा, वो सीधा प्रमोटर की जेब में। तो मैं पहले चेक करूंगा कि रेम्यूनरेशन है तो कितनी है, कहीं अननेसेसरली बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं दे दिया गया, तभी ये पैसा दिया जाएगा। अब कैसे दिया जा सकता है? पहला पॉइंट, बाय पेइंग लंप सम अमाउंट एज रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर, यानी कैश दे दिया। सेकंड पॉइंट, बाय गिविंग देम शेयर्स ऑफ द कंपनी, बाय पेइंग कमीशन टू देम ऑन शेयर्स सोल्ड, यानी जितने आप शेयर्स बेचोगे उतने शेयर्स पर हम आपको कमीशन दे देंगे। या फिर गिविंग देम शेयर्स एट पार व्हेन देयर मार्केट प्राइस इज हायर, यानी मार्केट प्राइस जब आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तब हम आपको एट पार शेयर्स इशू कर देंगे। अपने आप ही रेम्यूनरेशन मिल गई या नहीं? मान लिया जाए कि हमने आपको देने का विचार बनाया कि हम आपको 100 शेयर दे देंगे, मार्केट वैल्यू जब बढ़ जाएगी, वो 10 का शेयर मार्केट में 25 का हो गया, लेकिन हम आपको कितने में देंगे? 10 में ही देंगे। यानी देखा जाए तो 15 रुपए का पर शेयर सीधा फायदा हो गया आपको, यही आपकी रेम्यूनरेशन है। आइए आगे चलें। द प्रमोटर में सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी एट अ हायर प्राइस आफ्टर मेकिंग डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि अगर ये अपना ऑफिस बेच रहा है, ज्यादा में भी बेच रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा, छुपाना नहीं है। अब आती है बात इस प्रमोटर की लायबिलिटी की, जरा इस पे सबसे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, यह है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे इस प्रमोटर की लायबिलिटी कितनी होगी।
बहुत समय पहले कंपनीज लॉ में बहुत सारे चेंजेस किए गए और जितने भी चेंजेस थे उनमें एक बड़ी कॉमन सी बात देखी गई कि उनके जितने भी फाइन्स थे सबके आगे एक एक जीरो लगा दी। 500 रुपए का जो फाइन था वो कितने का हो गया? 5000 का। जो 5000 का फाइन था वो कितने का हो गया? 50,000 का। तो अभी आप जो एक चीज देखने वाले हैं, ये कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, जब ये काम किया गया। देखिए जरा, लिखा हुआ है अगर मिस स्टेटमेंट कर दी प्रॉस्पेक्टस में। मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है कि जी ये जो प्रॉपर्टी ली गई है बिजनेस के लिए और सो एंड सो से ली गई है, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी किसकी है? प्रोमोटर की। ये क्या है? मिस स्टेटमेंट। मैं रेम्यूनरेशन लूंगा इतनी सी, लेकिन बाद में रेम्यूनरेशन ज्यादा क्लेम करना चाहता है, नहीं मिलेगी। तो किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट अगर दे देता है प्रॉस्पेक्टस में, तो जितने भी ओरिजिनल अलॉटीज हैं, मैंने क्या वर्ड यूज किया है? ओरिजिनल अलॉटीज। ओरिजिनल अलॉटीज का मतलब क्या? जितने भी पहले शेयर होल्डर थे, सबसे पहले वाले शेयर होल्डर, जिन्होंने इस प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, तो promoters are liable to the original allottees of shares for misstatement contained in the prospectus. However, they are not liable to subsequent allottees. क्योंकि पहली बार जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं प्रॉस्पेक्टस के बेस पर, तो मैं अगर नई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं तो किसी को जानता नहीं, मैं तो नई कंपनी में दिए गए प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर ही पैसा लगा रहा हूं। इसीलिए ओरिजिनल अलॉटी को ही पैसा दिया जाएगा। ओरिजिनल अलॉटी की तरफ भी जिम्मेदारी होगी। मान लिया जाए मैंने शेयर लिया, आगे किसी और को बेच दिया, ये पर्सन पैसा क्लेम नहीं कर सकता। ओरिजिनल अलॉटी पैसा क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर मैंने शेयर लेने के बाद आगे बेच दिया तो ये वाला पर्सन मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पर कोई पैसा क्लेम नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? चले आगे। तो लिखा है कि द प्रोमोटर इज लायबल टू एन इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years। 2 साल तक की सजा हो सकती है। और फाइन कितना? 50,000। 5,000 था, ये 50,000 कर दिया एक जीरो लगाते ही, या फिर दोनों। आप देखोगे कि कंपनीज एक्ट में इन सब चीजों को क्राइम कहा गया एक तरह से, क्योंकि सजा अगर देनी है तो सजा 2 साल की या अमाउंट की सजा, ये सब चीजें क्रिमिनल एक्ट ही तो माने जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा था कोई भी सजा नहीं थी। याद है आपको? कहीं लिखा था कि इतने साल की सजा कर देंगे या इतना आपको जो है फाइन देना पड़ेगा। एक भी जगह इस तरह की बात नहीं की गई, लेकिन यहां पर ये सब चीजें क्राइम कहलाती हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे चलें। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय प्रोमोटर्स एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है कि ये जो सारी की सारी लायबिलिटी अराइज होंगी, सोचिए जरा कहां से होंगी? कंपनी के शुरू और उसके एग्जिस्ट होने से लेकर कहां तक? जब तक कि सारा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं दे दिया। अगर कोई गड़बड़ होनी है तो कहां पर होगी? इसी पीरियड में होगी। पहली गड़बड़ क्या थी? प्रॉस्पेक्टस इशू किया, और प्रॉस्पेक्टस में प्रमोटर गड़बड़ कर सकता है। दूसरा पॉइंट, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय प्रोमोटर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के टाइम पे पैसा किसके हाथ में आ गया? प्रोमोटर के हाथ में। अगर इन लोगों ने भी पैसा लगा दिया, ये जो पैसा है कैसे ये मिस अप्लाई कर सकता है? ये बताइए, इस पैसे का मिस एप्लीकेशन प्रोमोटर कैसे कर सकता है? एप्लीकेशन वो भी गलत। एप्लीकेशन करने की, अप्लाई करने की पावर तो दी गई है ऐसे,
ठीक बात है कि नहीं? पावर तो प्रोमोटर को दी गई है, फॉर्मेशन के समय प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त यह खर्चा किया जा सकता है गलत तरीके से। जानबूझ के किसी और से प्रॉपर्टी ली हाई प्राइस पे, क्या प्लान बनाया कि प्रॉपर्टी ले लेंगे, प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं भी नहीं फंसूंगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी है 10 लाख की, हम आपसे परचेज करेंगे 18 लाख में, और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा है 10 लाख की प्रॉपर्टी आप कह रहे हो, उसको हम 4-4 लाख रुपए बांट लेंगे, या 2 लाख तुम्हें 10 के 12 देंगे, लेकिन लिखेंगे क्या 18 में बेची। 6 लाख रुपए किसकी जेब में चले गए? प्रोमोटर की जेब में। यह क्या है? मिस एप्लीकेशन भी है और साथ साथ सीक्रेट प्रॉफिट भी है। इज इट क्लियर? तो ये जो हमारा मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी है, इसके लिए क्या होगा? लिखा वेयर इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप it appears that any one or more promoters have misapplied any money or property of the company or breached the trust of the company at the time of formation. The court may, on the application of official liquidator, ask the promoter or promoters to make such contribution along with interest as it thinks fit after conducting public examination. Is it clear? अब आएगी प्रोमोटर्स की लायबिलिटी। मान लिया जाए प्रोमोटर जिन्होंने ये प्रॉपर्टी ज्यादा बेची थी 3 लोग शामिल थे और 8 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल इन्हें फालतू मिले ना, 6 लाख रुपए फालतू मिले, तीनों लोगों ने 2-2 लाख रुपए बांट लिए। बाद में अगर लायबिलिटी देने की बारी आए और ये इंसॉल्वेंट हो जाए, पता लगा बाद में इन्होंने 6 लाख रुपए का घपला किया था, जब पैसा लेने की बारी आए उस बीच ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। अब ये 6 लाख का जो कंपनी को नुकसान हुआ है कौन पूरा करेगा? ये दोनों पूरा करेंगे। ये लोग ये नहीं कह सकते जी हमने तो खाली 2 लाख रुपए लिया था, 2 लाख ईच, 2 लाख तो आप इससे लो, क्योंकि यहां पर लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल। पहले तो पैसा इकट्ठा ले लो इनसे, अगर इनमें से बाकी लोग ना मिले, एक भी मिले, तो सारा का सारा पैसा उसी पर्सन को देना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी इनकी कैसी होती है? जॉइंट एंड सेवरल। आइए करें आगे। लिखे where more than one promoter is guilty, they will be jointly and severally liable if one of them is sued and pays damages. He is entitled to claim compensation from another. अब ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, इससे पैसा रिकवर नहीं हो सकता। मान लिया जाए कि उस वक्त ये मिस्टर ए अवेलेबल नहीं है, अब्रॉड है। अवेलेबल कौन है? सिर्फ मिस्टर बी। सी इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो केस किसके अगेंस्ट फाइल होगा? बी के अगेंस्ट। सारा पैसा कौन देगा? लेकिन क्योंकि अब सी के इंसॉल्वेंट होने के बाद एक्चुअली लायबिलिटी इन 2 लोगों की है, तो 3-3 लाख रुपए की लायबिलिटी बनी। लेटर ऑन बी कैन रिकवर दिस मनी फ्रॉम ए। ए अगर अब्रॉड से वापस आ गया, बी ये 3 लाख रुपए किससे रिकवर कर सकता है? ए से। ए कोई पैसा देना ही पड़ेगा। चलिए आगे चले। लायबिलिटी इवन आफ्टर डेथ ऑफ द प्रोमोटर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही। कहते हैं कि अगर प्रोमोटर एक्सपायर भी हो जाए ना, इंसॉल्वेंसी की तो बात ही अलग है, एक भी पैसा नहीं बचा,
लेकिन अगर एक प्रमोटर एक्सपायर हो जाए, उसके एक्सपायर होने के बाद जरा सोचो कि वो पैसा, उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? उसके लीगल हेयर के पास। तो लीगल हेयर तक की जिम्मेदारी है ये पैसा देना। आइए चले, लेकिन डेथ ऑफ द प्रमोटर डज नॉट रिलीव हिम एंड हिज एस्टेट विल मेक गुड एनी लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अब्यूज ऑफ फिड्यूशरी पोजीशन विद द कंपनी। बात समझ आ गई अच्छी तरह से? तो ये हमारा प्रमोशन का सारा पोर्शन फिनिश हो गया। और आज के नोट्स मेरे ख्याल से आपको नहीं मिले हुए।